नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं हम सीधे उनके ऊपर चलते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये टेबल जो हमें दे रखी है 13.1, इस टेबल को बच्चों एज सच आप लर्न कर लेना। यहाँ पे प्लस साइन का मतलब है बेनिफिशियरी इफेक्ट, सो इट इज बेनिफिशियल, एंड दिस इज डिट्रीमेंटल और सॉरी माइनस का मतलब है डिट्रीमेंटल और द लॉस। ओके, सो जब म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन, हमें 6 तरह के इंटरेक्शंस को लर्न करना है। सो फर्स्ट इज द म्यूचुअलिज्म, जहां पर स्पीशीज ए एंड बी दोनों को बेनिफिट हो रहा है। देन वी हैव कॉम्पिटिशन, जहां दोनों स्पीशीज को लॉस हो रहा है। Then we have predation, जहां पर predation and parasitism, where one species is benefited but another loss. Okay, another in loss. Then we have commensalism, where एक स्पीशीज को तो बेनिफिट हो रहा है, एक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, दिस इज द नील इफेक्ट। ओके, देन एमेंसलिज्म, जहां पर एक के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट है और दूसरे स्पीशीज के ऊपर इसका नील इफेक्ट है, कोई भी उस स्पीशीज को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो बच्चों टेबल है, इसको आप बिल्कुल एज सच अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना, इसकी बिल्कुल कहते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी बना लेना। ओके, कुछ भी यहाँ से पूछा जाए तो आप इस टेबल के बेस पे आंसर दे सकते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं, हम लोग सीधे आते हैं प्रेडेशन के ऊपर, क्योंकि हमें सारे डिटेल के अंदर पढ़ने हैं, तो हम प्रेडेशन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज प्रेडेशन? अगर हम नेचर के अंदर बात करें तो प्रेडेशन क्या है? एक नेचुरल वे है, नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम हायर ट्रॉफिक लेवल। ओके, ट्रांसफरिंग, नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, तो एक नेचुरल वे है, जैसे प्लांट्स है, सपोज प्लांट्स को डियर ने खाया। ओके, सो एनर्जी जो प्लांट्स ने फिक्स करी वो डियर तक पहुंच गई, डियर को दूसरा कोई हायर ट्रॉफिक लेवल का कार्निवोर एनिमल खाता है, तो एनर्जी जो है उस हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच रही है। तो प्रेडेशन क्या है? प्रेडेशन एक एनर्जी को कंडक्ट करने का पाथवे है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? यहाँ पर जब अपन प्रेडेशन की बात करते हैं तो अपने सीधे दिमाग में आता है कि भाई एक प्रे है और इस प्रे के ऊपर कोई एक प्रीडेटर है जो इसके ऊपर फीड कर रहा है, यानी कि एक शिकार है और एक हमारे पास में शिकारी है। ओके, सीधा हमारे दिमाग में जंगल की कोई पिक्चर आ जाएगी जहां पर एक हिरन है, हिरन के ऊपर टाइगर अटैक कर रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा इसको दूसरे एस्पेक्ट में देखें, जो हमने यहाँ देखा, इस केस में हमारे जो प्लांट्स है वो क्या है? प्रे, और हमारा जो डियर है वो क्या है? वो प्रेडेटर है, बिकॉज ये इस प्लांट को खा रहा है, इस प्लांट के ऊपर डिपेंड है। सो दिस इज द प्रेडेटर, डियर इज प्रेडेटर हियर एंड द प्लांट इज द प्रे। क्लियर? तो प्रेडेटर कौन होगा उसकी हमारे पास कोई एग्जांपल्स की लिस्ट नहीं है। ओके, ये डिपेंड करता है किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है या किस तरह की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब जैसे डियर है यहाँ पर, अभी तो प्रेडेटर है, बट जब एनर्जी डियर से किसी हायर ट्रॉफिक लेवल के एनिमल में पहुंचेगी, सपोज यहाँ पर मैं टाइगर लिख देती हूँ, तो इस केस में ये डियर की पोजिशन प्रेडेटर से बदल के क्या होगी? प्रे हो गई। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है एनर्जी ट्रांसफर का प्रेडेशन में। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, जो ये प्रेडेशन है ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने याद कर लिया, एनर्जी ट्रांसफर। सेकेंड पॉइंट देखो, प्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेडेशन से जो हमारी प्रे पॉपुलेशन होती है वो अंडर कंट्रोल रहती है। सो प्रेडेशन कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। तो ये सेकंड पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसको थोड़ा सा अपन और इलैबोरेट करते हैं, थोड़ा समझते हैं। सपोज प्रेडेटर नहीं है तो हमारे क्या होगा? जैसे ये हमारा कोई एक नेचुरल हैबिटेट है, तो यहाँ पर कोई प्रे की स्पीशीज ए यहाँ पर सरवाइव कर रही है और यहाँ कोई प्रेडेटर नहीं है, प्रेडेटर बिल्कुल एब्सेंट है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पर प्रे की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगी, बहुत फास्टली ग्रो हो जाएगा, और फिर क्या होगा? कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर द फूड एंड स्पेस। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी ये जो प्रेडेटर की प्रे की स्पीशीज है ये भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, है ना, ये भी अनस्टेबिलिटी को शो करेगी। तो प्रेडेटर है तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख रहा है। अब देखो, इसका हम एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर याद करके चलेंगे। एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है द प्रिकली पियर कैक्टस।
प्रिकली पियर कैक्टस, ये याद रखना, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इसको कहीं बाहर से लाके लगाया गया। ये बहुत तेजी से बहुत फास्टली इसने वहां पर ग्रोथ किया और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ गई कि इसने जो है मिलियंस ऑफ हेक्टेयर लैंड के ऊपर जो है अपना पूरा कब्जा जमा लिया, है ना। बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया और इसकी जो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ थी ये बिल्कुल भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास में इस स्पीशीज के लिए कोई प्रेडेटर नहीं था, हमारे पास कोई प्रेडेटर नहीं था, ठीक है। तो हम इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली क्या किया गया, सॉल्यूशन देखना। अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, एक मॉथ था, उस मॉथ को भी हमने ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो हमने एक स्पीशीज के साथ साथ उस मॉथ को भी, प्रेडेटर मॉथ को भी वहां पर नेचुरल हैबिटेट में यहाँ लाकर छोड़ा। अब क्या हुआ, अब एक प्रेडेटर आ गया, तो प्रेडेटर ने क्या किया, इस प्रिकली पियर कैक्टस की जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था, दिस वाज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। ओके, जहां पर वी आर यूजिंग द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर, वी आर यूजिंग द, ये लाइन याद रखना, वी आर यूजिंग द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट। अब चलो थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि प्रिडेशन से हमें और क्या हेल्प मिलती है। तो थर्ड पॉइंट देखो, प्रिडेशन क्या हेल्प करता है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द कॉम्पीटिंग प्रे स्पीशीज। अगर हमारा एक हैबिटेट है और इस हैबिटेट के अंदर हमारे पास में स्पीशीज ए, बी एंड सी, ये तीन क्या है, दिस थ्री आर द प्रे स्पीशीज, तीन प्रे स्पीशीज यहाँ पर ग्रो कर रही हैं। ओके, और ये तीनों जो प्रे स्पीशीज हैं इनका सपोज हमारा जो फूड सोर्स है दैट इज सेम, तीनों का फूड सोर्स क्या है, सपोज इट इज सेम, तो क्या होगा, तीनों स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर दिस फूड। ओके, अब अगर हमने यहां से प्रेडेटर को रिमूव कर दिया, प्रेडेटर यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, पहले तो तीनों स्पीशीज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बट फूड इज द लिमिटिंग फैक्टर, और जिसके तीनों का फूड भी सेम है तो क्या होगा, देयर विल द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट हो जाएगा, दो स्पीशीज के बीच भी कॉम्पिटिशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हो सकता है कोई एक स्पीशीज वीकर हो और वो स्पीशीज हमारी पूरी की पूरी एलिमिनेट हो जाए, तो हम एक स्पीशीज को ही यहाँ से खो देंगे। तो इसलिए प्रिडेशन बहुत नेसेसरी है टू मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। अब देखो इसका एक एग्जांपल हमारे पास बुक के अंदर दे रखा है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्टल एरिया में से एक स्टार फिश है, पायस्टर। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, ये नाम याद रखना है, स्टार फिश पायस्टर, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हमने इस प्रेडेटर को रिमूव कर दिया और फिर कुछ समय बाद देखा, कितने समय बाद, एक साल बाद देखा उस एरिया के अंदर, तो वहां पर मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब ये जो इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज थी ना, ये प्रे स्पीशीज थी और इनके बीच में किसी एक रिसोर्स को लेके कंपटीशन चल रहा था। तो जब तक प्रीडेटर था तब तक तो वो इन सब स्पीशीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखे हुए था, जैसे ही प्रीडेटर हटाया इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, एक बार तो इंक्रीज हुई, बट उसके बाद क्या हुआ, देन देयर इज द कॉम्पिटिशन फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स, एक रिसोर्स के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो गया और उस कंपटीशन का रिजल्ट क्या हुआ कि वी लॉस्ट द स्पीशीज डाइवर्सिटी, हमने स्पीशीज डाइवर्सिटी को लॉस्ट कर दिया, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट because of inter-specific competition between two species। इसलिए predation important है to maintain the species diversity in a community। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर भाई predation important है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हमारा प्रेडेटर ऐसा हो जाए, बहुत इफिशियंट प्रेडेटर है, एंड इट स्टार्ट ओवर एक्सप्लॉइटिंग इट्स प्रे, तो क्या होगा भाई, प्रे पॉपुलेशन डेंजर में आ जाएगी, तो प्रे पॉपुलेशन इट माइट बिकम एक्सटिंक्ट, है ना। तो ऐसा नेचर के अंदर जनरली नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे जो प्रेडेटर्स होते हैं दे बिकम सो प्रूडेंट, वो बहुत प्रूडेंट होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, प्रूडेंट मतलब बहुत केयरिंग होते हैं, वो अननेसेसरी अपना शिकार हंटिंग वगैरह कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर अननेसेसरी कुछ भी किया, ओवर एक्सप्लॉइट किया, तो नियर फ्यूचर में क्या होगा, वी विल लॉस्ट द प्रे स्पीशीज एंड देयर विल बी लैक ऑफ फूड रिसोर्स।
ओके, तो प्रेडेटर्स आर वेरी प्रूडेंट, ये प्रूडेंट टर्म याद रखना। ओके, सो प्रेडेटर्स आर वेरी प्रूडेंट एंड they knows this thing that over exploitation will leads to lack of food resources. Clear? So this is the fourth point we have to learn. चलो आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे जो हमें लर्न करना है। प्रे स्पीशीज जो है वो भी क्या करती है भाई, कोई भी मरना तो नहीं चाहता, तो नेचर ने हर स्पीशीज को कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म दे रखा है। सो प्रे स्पीशीज दे इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस, बहुत सारे डिफेंसेस उन्होंने इवॉल्व कर रखे हैं, है ना, प्रिडेशन से बचने के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल 5.1 हम देखते हैं, दैट इज कॉमीफ्लेज्ड। ये आपने देखा होगा बहुत सारे गिरगिट के अंदर, है ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर, फ्रॉग्स के अंदर, ये क्या करते हैं, दे अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रेडेटर। उनका कलर वो अपना ऐसा चेंज कर देते हैं कि दे मिक्स विद देयर एनवायरनमेंट और इन द हैबिटेट, ओके, एंड वी कैनॉट इजिली डिटेक्ट देम। सो इस मेथड से, कॉमीफ्लेज मेथड से वो अपने आप को सेफ बना लेते हैं। देन वी हैव अनदर एडेप्टेशन। अनदर एडेप्टेशन क्या है कि सम प्रे आर पॉइजनस, कुछ प्रे ऐसे होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, और पॉइजनस होते हैं इसलिए प्रेडेटर्स क्या करते हैं, दे अवॉइड ईटिंग देम, वो उनको खाना पसंद नहीं करते। एग्जाम्पल याद रखना मोनार्क बटरफ्लाई, एग्जाम्पल याद रखना मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है, ये बहुत ही डिसटेस्टफुल होती है, दिस इज हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर्स, तो प्रेडेटर्स इसको खाते ही नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि वाई दिस इज सो डिसटेस्टफुल, क्यों होती है, बिकॉज ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज, जब बटरफ्लाई की कैटरपिलर स्टेज होती है, ड्यूरिंग दैट कैटरपिलर स्टेज इट फीड्स ऑन अ पॉइजनस वीड, वो एक पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करती है, एंड ड्यू टू दैट पॉइजनस वीड द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस डिसटेस्टफुल केमिकल, ठीक है, और प्रेडेशन से बच जाती है। ये सारी बात हमने करी एनिमल्स की। हमने कहा था प्लांट्स भी प्रे हैं, तो प्लांट्स के केस में 5.3 अपन नेक्स्ट एडेप्टेशन देखने चलते हैं कि प्लांट्स अपने आप को दूसरे प्लांट्स के साथ, दूसरे एनिमल्स से कैसे अपने आप को सेव करते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई हुई है, इसको याद कर लेना, फाइटोफेगस, बहुत सिंपल टर्म है। फाइटो मीन्स प्लांट, फेगस मतलब फीड करने वाले। ओके, तो ऐसे क्रिएचर्स और ऐसे इंसेक्ट्स विच फीडिंग ऑन द प्लांट सैप, ओके, दे आर नोन एज फाइटोफेगस। चलो एनिमल्स के, प्लांट्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है, एनिमल्स तो दौड़ के भाग के भी अपने आप को सेव कर लेता है, बट प्लांट क्या है, प्लांट दे कैन नॉट रन, वो भाग नहीं सकते। अगर कोई हर्बीवोर आ गया है प्लांट के पास में तो वो उस प्लांट को इजिली खा सकता है। लेकिन प्लांट ने भी कुछ चीजें इवॉल्व करी है, कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व करे हैं। वो किस तरह के हैं, तो दो तरह के मैकेनिज्म है। फर्स्ट मैकेनिज्म इज मॉर्फोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड सेकेंड इज द केमिकल मैकेनिज्म। So morphological defense mechanism and chemical defense mechanism. ओके, ये दो टर्म्स याद रखना। प्लांट्स ने दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स इवॉल्व करी है, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। कैसे चेंजेस आ जाएंगे, देखो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, प्लांट्स के अंदर थॉर्न्स होते हैं, है ना, कांटे होते हैं, अकेशिया, कैक्टस के अंदर, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। सेकेंड देखो केमिकल, प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स, ओके, और उन केमिकल्स के कारण क्या होता है, अगर हर्बीवोर उन प्लांट्स को खाते हैं तो दे बिकम सिक। इसका एग्जाम्पल हमें याद करना है, वी हैव टू लर्न द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास में कैलोट्रोपिस, जिसको कि हम आक कहते हैं, बहुत कॉमनली हमारे राजस्थान में पाया जाता है कैलोट्रोपिस, है ना। इस कैलोट्रोपिस के अंदर एक हाईली पॉइजनस केमिकल है, उसका नाम है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, याद करना, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, जो किसी भी हर्बीवोर प्लांट को, जो भी उस प्लांट को खाएगा उसकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स बहुत पॉइजनस है, किसमें प्रेजेंट है, कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट है, एंड दिस इज द केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म बाय द प्लांट। प्लांट के अंदर जो ये वैरायटी ऑफ केमिकल्स होता है वो एनिमल्स के लिए तो पॉइजनस हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं और उसको कमर्शियल स्केल पे यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे केमिकल्स के नाम दे रखे हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स इन केमिकल्स की प्रेजेंस के कारण बच जाते हैं, एनिमल्स उनके ऊपर फीड नहीं करते। तो ये सारा कुछ था हमारा प्रिडेशन। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपटीशन और देखते हैं कंपटीशन में से किस किस लाइंस में से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, कंपटीशन के लिए डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस
एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द नेचर। यानी कि जब भी नेचर में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, यानी दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा, तो इस कंपटीशन के अंदर जो स्पीशीज फिट होगी वो सरवाइव करेगी और जो दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो हो सकता है एलिमिनेट कर जाए। ठीक है, अब ये जो इनके बीच का कंपटीशन है, क्योंकि ये दो अलग अलग स्पीशीज है तो ब्रीडिंग के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। बेसिकली कंपटीशन किस चीज के लिए? बेसिकली कंपटीशन है रिसोर्सेस के लिए, दैट इज फूड एंड द स्पेस। तो बेसिक कंपटीशन क्या है? रिसोर्सेज। और अगर ये रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। एक ही रिसोर्स के लिए दो स्पीशीज आपस में कॉम्पीट करती हैं। इसका हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जो हमें याद करना है, दैट इज द फ्लेमिंगोस एंड द रेजिडेंट फिशेस। देखो दो बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज है, एक तो फिश है और एक बर्ड है ना। तो बर्ड और फिश के बीच में कैसा कॉम्पिटिशन? लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन है फॉर द कॉमन फूड दैट इज जू प्लैंक्टॉन्स इन द लेक। अब जू प्लैंक्टॉन्स जो लेक के अंदर प्रेजेंट है वो फ्लैमिंगोज को भी चाहिए और फिशेस को भी चाहिए, इसलिए यहाँ पर फूड क्या हो जाएगा? एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा और इस लिमिटिंग फैक्टर के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द कंपटीशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो एक कंपटीशन तो ये हो गया, दूसरा एक एग्जांपल और है यहाँ पर। देखो कई बार कैसा होता है कंपटीशन, कैसा होता है? इंटरफेरेंस कंपटीशन होता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इस केस में क्या होता है? इन दिस केस वी हैव अबंडेंट फूड रिसोर्सेस। हमारे पास बहुत सारा फूड है, बहुत सारा स्पेस है, दे आर अबंडेंटली प्रेजेंट। लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन है। बिकॉज क्यों है वो कंपटीशन? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्पीशीज एक हमारे पास ऐसी है जो बहुत सुपीरियर है, स्पीशीज एक ऐसी है दैट इज सुपीरियर स्पीशीज, और ये कुछ ना कुछ इंटरफियर कर रही है दूसरी स्पीशीज के बिहेवियर में। दूसरी स्पीशीज कोई स्मॉल स्पीशीज है जो हो सकता है स्पीशीज ए से डर रही हो, तो जब तक स्पीशीज ए वहां प्रेजेंट है तब तक स्पीशीज बी वहां पर फूड के लिए या स्पेस के लिए नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज इंटरफियरिंग कॉम्पिटिशन, इंटरफियरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द स्पीशीज। तो कंपटीशन यहाँ पर हमने अभी दो तरह से पढ़ा। पहला कि अगर हमारे पास फूड रिसोर्सेज सेम है और वो लिमिटेड है तो कंपटीशन हो रहा है। सेकंड है इंटरफियरिंग और इंटरफियरेंस कंपटीशन, वेयर द फूड एंड स्पेस बोथ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड but competition is due to superior nature of one species and that nature is interfering, इंटरफियर करता है वो दूसरी स्पीशीज के साथ में और दूसरी स्पीशीज के ऊपर उसका कुछ इनहिबिटरी इफेक्ट है। ओके, तो दो तरह के कंपटीशन की हमने यहाँ पर बात करी। पैरासाइटिज्म, देखो पैरासाइटिज्म में कौन से पॉइंट्स हमें याद करते हुए चलना है? पहला देखना को इवॉल्व। पैरासाइट have evolved to be host specific, हर पैरासाइट अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक है। ओके, in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve, यानी कि अगर होस्ट ने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आया है, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं फॉर द रिजेक्शन और रेजिस्टिंग द पैरासाइट, तो पैरासाइट क्या करेगा? क्योंकि उसको तो सर्वाइव होना है, उसको तो उस होस्ट को इन्फेक्ट करना है, तो पैरासाइट क्या करेगा? इट विल ऑल्सो इवॉल्व द मैकेनिज्म्स to counteract and neutralize them in order to successful with the same host species। तो ये जो कंसेप्ट है बेटा इसको याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ओके, दोनों का इवोल्यूशन ये कह लो दोनों को इवॉल्व हो रहे हैं। अगर होस्ट कुछ चेंज करता है तो पैरासाइट अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेगा ताकि वो सेम होस्ट स्पीशीज के ऊपर सर्वाइव कर सके। क्लियर? सेकेंड जो कंसेप्ट हमें यहाँ से दिमाग के अंदर सेट करना है वो देखो, पैरासाइट जो है वो किस तरह से अपने आप को एडप्ट करता है कि वो होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सके। तो ये देखो, नंबर 1 लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, पैरासाइट के पास फालतू के सेंस ऑर्गन्स नहीं है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और सकर्स। थर्ड, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 4, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये 4 पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ से लर्न करने हैं। पैरासाइट ने क्या क्या एडेप्टेशंस इवॉल्व करी हैं टू सर्वाइव इन द बॉडी ऑफ होस्ट। ओके, अब देखते हैं बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एंड दे रिक्वायर 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट द पैरासाइटेशन
टू इट्स प्राइमरी होस्ट। इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा है, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक इट डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, ये एग्जाम्पल याद रखना है लिवर फ्लूक का। इसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स और डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, वन इज द स्नेल एंड द फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ओके, इस तरह से बात करते हैं हम लोग मलेरियल पैरासाइट की। तो मलेरियल पैरासाइट को भी दो होस्ट चाहिए होते हैं, है ना। मलेरियल पैरासाइट को भी दो होस्ट चाहिए, एक तो मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन ब्लड। ओके, तभी वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाते हैं। चलो आगे चलते हैं, इस पैराग्राफ में आते हैं और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स क्या है, विच आर प्रेजेंट एक्सटर्नली, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली प्रेजेंट है, दैट आर नोन एज एक्टोपैरासाइट्स। ओके, एग्जांपल्स है लाइज, टिक्स, कुछ मेराइन फिशेस तो यहाँ पर ऐसी होती हैं जो कि एक्टोपैरासाइट होती हैं। ओके, कस्कुटा एक प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट, जो दूसरे प्लांट के ऊपर जो है पैरासाइट होता है, तो कस्कुटा हमें याद रखना है। कस्कुटा के साथ में कुछ बातें हमें और याद रखनी है। कस्कुटा पेल येलो कलर का दिखाई देता है बिकॉज देयर इज नो क्लोरोफिल, देयर इज नो लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। उसने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया क्योंकि इसकी उसको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली डिराइविंग इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ओके, ये पॉइंट आपको यहां से याद करते हुए चलना है। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट, इसको हम पैरासाइट नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये केवल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस पैरासाइट जो हमारे मॉस्किटो की बॉडी के अंदर हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट बैठा है, उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इसको ये हमारे ह्यूमंस के ऊपर ये पैरासाइट नहीं है। यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस नहीं है तो मॉस्किटोस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उस पैरासाइट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम, इसके लिए ये ह्यूमन ब्लड के ऊपर डिपेंड करती है। फिर टर्म आता है हमारे पास में एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब इनसाइड, सो दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, दैट आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासिटिक होने के लिए उनके जो पैरासाइट्स हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं, ठीक है। और उनका मेन एम्फेसिस किसके ऊपर होता है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के ऊपर होता है। अभी हमने देखा था पीछे एग्जांपल एंडोपैरासाइट के एग्जांपल में कि उनके पास में लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव नो सेंस ऑर्गन्स, है ना। और मेन फोकस उनका किसके ऊपर था, मेन फोकस था रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के ऊपर। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उनका बहुत स्ट्रांग होता है। फिर हमारे पास एक टर्म है बच्चों, ब्रूड पैरासाइटिज्म, इसको भी याद रखना, व्हाट इज ब्रूड पैरासाइटिज्म। और इसका एग्जांपल है क्रो एंड कोयल। होता क्या है, कोयल अपना नेस्ट बनाती है एंड जो क्रो होता है वो क्या करता है, वो कोयल के जो एग्स हैं उन एग्स को हटा देता है और अपने एग्स वहां पर रख देता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासाइटिज्म, ओके, इन विच द पैरासिटिक बर्ड, यहाँ पैरासिटिक बर्ड कौन हो गई है, वो क्रो हो गया है। इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। होस्ट कौन हो गया, होस्ट हो गई कोयल। ओके, तो कोयल एंड द क्रो। अच्छा, अब कोयल जो है वो क्रो के एग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग। बिल्कुल दोनों के एग्स जो होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं इन द साइज एज वेल एज इन द कलर। तो इसके कारण कोयल कभी भी क्रो के एग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और उनकी हैचिंग करती रहती है, ठीक है। सो दिस इज द ब्रूड पैरासाइटिज्म। तो ये था अपना टॉपिक पैरासाइटिज्म। कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में बच्चों हम लोग पीछे टेबल में पढ़कर आए हैं कि एक स्पीशीज के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और दूसरे स्पीशीज के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं कॉमेंसलिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है ऑर्किड का। ऑर्किड इज नोन एज एपिफाइट क्योंकि ये दूसरे प्लांट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच। इस मैंगो ब्रांच पे कोई इफेक्ट नहीं है और ऑर्किड क्या है, वो उसको बेनिफिट मिल रहा है, वो वहां पर सर्वाइव कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है बार्निकल्स का। बार्निकल्स ऑर्थोपोड्स होते हैं विच आर ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, ओके। तो वेल को कोई नुकसान नहीं है बट बार्निकल उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल हमें यहाँ से याद करना है इग्रेट का, कैटल इग्रेट। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा हो जब कहीं पे गाय वगैरह चल रही होती हैं खेत में तो उसके आसपास आपको सफेद रंग की एक बड़ा सा पक्षी दिखाई देता है, दैट इज इग्रेट। इग्रेट क्या करता है, इग्रेट और क्रेजिंग कैटल के बीच में कमेंसलिज्म होता है।
ये एक बहुत ही क्लोज एसोसिएशन होता है। यहाँ पर इस ग्रेजिंग कैटल को तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसके ऊपर तो इसका नील इफेक्ट है, लेकिन इग्रेट जो है वो उसको बेनिफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको देखो कि जब ये जो कैटल है जब ये वहां पर घास को खाता है यानी कि ग्रेजिंग करता है, उस समय क्या होता है कि वेजिटेशन के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स जो है वो इजिली इग्रेट को दिखाई देने शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि वो मूव करते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इधर से उधर मूव करता है, वो उस ग्रास के अंदर से मूव करता है, उस फ्लैश आउट हो जाता है, तो उसकी वजह से इग्रेट उसको इजिली देख लेता है और अपना जो फूड है वो इजिली ले पाता है। ओके, तो ये भी कमेंसलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये हमें एग्जाम्पल्स यहाँ से याद करने हैं। फिर देखो एक एग्जाम्पल और है हमारे पास में, सी एनिमोन। ठीक है, सी एनिमोन के पास क्या है, दे हैव स्टिंगिंग टेंटिकल्स, और इसके साथ कौन रह रहा है, क्लाउन फिश। अब इस सी एनिमोन को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर तो नील इफेक्ट है, लेकिन जो क्लाउन फिश है एक स्मॉल फिश है और ये बहुत ही सेफली सी एनिमोन के साथ में रह सकती है, क्योंकि उसके जो सी एनिमोन के वो टेंटिकल्स है ना, वो टेंटिकल्स जो इसको दूसरे जो प्रिडेटर्स है उनसे इनको बचाने का काम करते, तो क्लाउन फिश यहाँ पर आराम से रह जाती है। So this is the commensalism. Okay, so fishes get protected from the predators due to the stinging tentacles. और हमारे एनिमोन को इसके ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, it is the nil effect. Okay, this is all these are the examples of commensalism. तो यहाँ पर टोटल हमने 5 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं बच्चों, ये 4 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर पढ़े, और ये चारों एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर अच्छी तरह से लर्न कर लेना। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में बच्चों क्या होता है कि दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है, बोथ स्पीशीज, जो इंटरेक्शन है दो स्पीशीज के बीच का वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। अब इसका सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास दे रखा है लाइकेंस से, ये हमें याद करना है लाइकेंस। लाइकेंस में क्या होता है, लाइकेंस एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द फंगस एंड द एल्गा। ठीक है, और फंगस जो है वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है और जो एल्गा है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, तो दोनों का बहुत अच्छा म्यूचुअलिज्म हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये याद रखना, द फंजाई हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, एंड प्लांट क्या कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग द कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। वो देखो कैसे मिलती है कि जब प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे एनिमल्स जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स को क्या मिलता है, दे हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विसेज दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। तो एनिमल्स को क्या मिल रहा है, प्लांट से। तो अगर हम बात करें, एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं एक इंसेक्ट का, है ना, बटरफ्लाई ले लो चाहे बीज ले लो। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि बीज और इंसेक्ट्स है ना वो प्लांट के पास क्यों जा रहे हैं, दे आर गोइंग देयर फॉर द जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, pollen and nectar, they are going there for pollen and nectar। and अगर हम कुछ दूसरे एनिमल्स की बात करें, अदर एनिमल्स, तो अदर एनिमल्स प्लांट के पास क्यों जा रहे हैं, दे आर गोइंग देयर फॉर जूसी एंड न्यूट्रिशियस फूड्स। ठीक है, अब यहाँ पर प्लांट ने तो हमें ये चीजें दे दी एज रिवॉर्ड, हमने प्लांट को क्या दिया, हमने यहाँ पर तो करवा दिया पॉलिनेशन और यहाँ पर हमने करवा दिया सीड डिस्पर्सन। तो ये हो गया म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर बच्चों ये जो प्लांट और एनिमल के बीच की रिलेशनशिप है ना, तो यहाँ पर कभी प्लांट्स के साथ चीटिंग नहीं हो जाए, इसके लिए प्लांट्स ने एनिमल के साथ में बहुत अच्छा इंटरेक्शन स्टेब्लिश किया हुआ है को इवोल्यूशन करके। यानी कि बहुत स्पेसिफिक है कि एक स्पेसिफिक इंसेक्ट की स्पीशीज जो है वो ही उस प्लांट के पास पहुंचेगी और पॉलिनेशन को करेगी। तो ये एक को इवोल्यूशन डेवलप हुआ है ताकि प्लांट्स के साथ कोई चीटिंग नहीं हो। ऐसा नहीं हो जाए कि कोई इंसेक्ट आया और उस इंसेक्ट ने यहाँ से जो है नेक्टर तो ले लिया बट पॉलिनेशन हुआ ही नहीं। तो ऐसा चीटिंग नहीं हो, इसके लिए इंसेक्ट और प्लांट्स के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है को इवोल्यूशन होके। वो कैसे हो रखा है उसको हम आगे समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास में फिग ट्री का, इस एग्जाम्पल को समझना।
फिग ट्री। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप प्रेजेंट है बिटवीन द फिग प्लांट एंड द पॉलिनेटिंग स्पीशीज ऑफ वेस्प। दोनों के बीच में बहुत अच्छा म्यूचुअल रिलेशनशिप प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है उसको आप समझना। जो फीमेल वेस्प होती है ना, वो क्या करती है, इट विल यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन, यानी कि वो फ्रूट के अंदर क्या दे रही है, अपने एग्स दे रही है। ओके, और क्या करती है, बट यूज द डेवलपिंग सीड फॉर द नरिशमेंट ऑफ इट्स लार्वी। ओके, और वेस्प, ये तो हो गया वेस्प को बेनिफिट। अब प्लांट को क्या बेनिफिट हुआ, जब ये फीमेल वेस्प जो है फॉर एग लेइंग व्हेन इट इज कमिंग इनसाइड द फ्लावर, एट दैट टाइम इट पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस। वो फिग इन्फ्लोरेसेंस को पॉलिनेट कर देती है। और ये रिलेशनशिप बच्चों इतना टाइट होता है कि इफ द पर्टिकुलर वेस्प स्पीशीज डज नॉट कम ऑन द प्लांट ऑफ फिग, तो इस केस के अंदर फिग के अंदर देयर विल बी नो फ्रूट फॉर्मेशन, नो सीड सेटिंग, यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन ही नहीं होगा। कोई दूसरा इंसेक्ट स्पीशीज फिग प्लांट को पॉलिनेट नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज द को इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज। क्लियर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से आप लोग याद करना। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऑर्किड्स का। ऑर्किड्स के अंदर क्या हो रहा है, ऑर्किड्स भी जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से इवॉल्व हुए हैं टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट। राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट उनके पास पहुंचे, पॉलिनेशन करे, इसके लिए ऑर्किड्स भी बहुत अच्छे से इवॉल्व हुए हैं। क्या है, देखो एग्जाम्पल देखना है यहाँ पर। द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफाइस employs sexual desire to get pollinated done by a species of बी। यहां पर क्या होता है बच्चों, जो फीमेल फ्लावर है, ऑर्किड का फ्लावर है, उसका वन पेटल ऑफ दिस फ्लावर इट बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बीज इन साइज, कलर एंड मार्किंग्स। बिल्कुल वो फ्लावर का जो एक सिंगल पेटल है वो कैसा दिखाई दे रहा है, दैट रिजेम्बल्स द फीमेल ऑफ द बी, रिजेम्बल्स द फीमेल ऑफ द बी। अब क्या होगा, ड्यू टू दिस कंडीशन द मेल बी विल अट्रैक्ट एंड देयर विल बी it pseudocopulates with that female flower and during this process the pollination will achieved। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा म्यूचुअलिज्म का। एंड म्यूचुअलिज्म ड्यू टू को इवोल्यूशन मीन्स द पॉलिनेटर स्पीशीज एंड द प्लांट both are co-evolved to achieve the maximum benefit that can be achieved by the process of mutualism। okay, तो ये सारी चीजें थी हमारे इस चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में से। आपको मैंने सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करवाए हैं जो सीबीएसई के लिए आपके क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कशन में छोड़ रही हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको डिस्कशन में देखना, वहां से नोट डाउन करना और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।